नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, ये बायोलॉजी का चौथा सीरीज है, जिसमें तीसरा सीरीज में मैंने सेल के बारे में बताया था। सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने आपको दे दिया था, बहुत सारे कुछ फैक्ट्स भी लिखाए थे। अब हम देखते हैं दोस्तों सेल मतलब ये एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, दोनों को कंपेरिजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आज सेल से संबंधित जितने भी चीज हैं उसको मैं समाप्त करूं। पहले तो दोस्तों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसान होगा, क्योंकि इस टाइप का फिगर मतलब बहुत सिंप्लीफाई करके ये फिगर बनाया गया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और एक साथ अगर पढ़ते हैं आप दोनों सेल को एक जगह देखते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि साइंस बायोलॉजी में ये सब चीज फिगर देखने के बाद आदमी कंफर्ट नहीं होता है, कारण कि बचपन से इसे पढ़ा हुआ नहीं होता है। जो भी साइंस अगर नहीं पढ़े हैं, खास करके मानवीय विषय के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए मेरा पूरा कोशिश है कि आपको मतलब कि एकदम सिंप्लीफाई कर दिया जाए और ढंग से पढ़ा दिया जाए ताकि आपका बायो में क्वेश्चन छूटे नहीं। दोस्तों, एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखिए होता क्या है ना कि आप बीपीएससी या कोई भी बिहार का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का बहुत वाइटल रोल होता है। आप लोग इसको बहुत नजरअंदाज करते हैं। आप देख लीजिए, अगर एक मिनट थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, कि अगर 150 क्वेश्चन अगर बीपीएससी को हम लेते हैं, 150 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है बीपीएससी, तो इसमें 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइंस पोर्शन से आएगा। और ये हम दावे के साथ ये कहते हैं कि अगर आप इस चीज में अगर 20 क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना पीटी में नामुमकिन है। इस चीज को ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए। देखिए, थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आता है तो समझने का कोशिश कीजिए, और मेरा पूरा कोशिश है कि आपको साइंस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं, सेल के बारे में। देखिए यहाँ पे 2 सेल मैंने ड्रॉ किया है, सेल का फिगर। इधर एनिमल सेल है, इधर प्लांट सेल है, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं कि क्या कौन से ऑर्गेनल प्लांट में पाए जाते हैं और कौन से एनिमल में पाए जाते हैं, कौन से प्लांट में नहीं पाए जाते हैं जो एनिमल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो कि प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। तो हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि कोई भी प्लांट हो, कोई भी पादप हो जिसमें सेल वॉल पाया जाता है, तो यहाँ हम थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। जो मुख है, सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह पाया जाता है, जिसको लवक भी कहते हैं, वो भी पाया जाता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है लवक। ये चीज एनिमल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड भी एनिमल में नहीं पाया जाता है। पहले हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। प्रोटोप्लास्ट, देखिए सेल वॉल जो होता है, ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन, प्लांट का सबसे आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल। मान लिया कि एक सेल है, ठीक है, प्लांट सेल हम बता रहे हैं। प्लांट सेल का जो ये आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये जो खाली स्थान होता है, इसी को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो ये सब सब्सटेंस होते हैं, ये जो क्षेत्र होता है, इसी को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है, ठीक है। अब इधर देखिए, एनिमल में ये न सेल वॉल पाया जाता है, न प्लास्टिड पाया जाता है, न प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल, तो सेंट्रोसोम यहाँ पाया जाता है एनिमल में, परंतु यहाँ पे प्लांट में ये एब्सेंट होता है। इतना चीज को ध्यान में रखना है। ये मुख्य चीजें हो गई जो क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि हम लोग को देखिए एक चीज और ध्यान में रखना है कि जनरल साइंस में हम लोग को समान विज्ञान पढ़ना है, विशेष विज्ञान नहीं पढ़ना है। विशेष विज्ञान कोई पीएमटी की तैयारी नहीं चल रही है, बट जितना भी पढ़ना है जनरल में ही पढ़ना है, थोड़ा सा डेप्थ लेके पढ़ना है ताकि कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाए। इसके बाद फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। देखिए क्वेश्चन एक बार यहाँ से इसी बार 68 बीपीएससी में अगर देखिएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे हुए था, लवक का फंक्शन। अभी हम आगे डील करेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। लवक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मुख्य डिफरेंसेस क्या है। सेल वॉल होगा, प्लास्टिड होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा प्लांट में, इसमें एब्सेंट होगा। सेंट्रोसोम एनिमल में होगा, इसमें एब्सेंट होगा। अब देखिए इस फिगर को हम थोड़ा सा मिटाते हैं, तभी आपको हम एक एक करके सब कुछ समझाते चलेंगे। इधर जो लिखा हुआ है वो सब होगा, यहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रोसोम एनिमल में एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो इस फिगर को हम थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि अच्छे से हम आपको सेल के बारे में बता सके, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम देख लेते हैं इसको। अब एक एक करके हम आते हैं, सारे फंक्शंस को हम बताते हैं। क्वेश्चंस वहीं से आना है। अगर सेल वॉल पूछा, अगर सेल के बारे में पूछा बीपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम, तो क्वेश्चन इसी से आना है, ठीक है। हम प्लांट सेल को ही बेस मान के चल रहे हैं। देखिए पहला तो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति।
फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिका की भित्ति के बारे में हम लोग समझते हैं, सेल वॉल जिसको कहते हैं, कोशिका भित्ति। थोड़ा हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, बट जरूरी है कि आप एक बार में सेल को समझ लें। कोशिका भित्ति, इसका इंग्लिश में सेल वॉल भी कहा जाता है इसे, ठीक है, इसे सेल वॉल भी कहा जाता है। क्योंकि हम इंग्लिश में इसलिए लिख देते हैं कि बायोलॉजी में थोड़ा टर्मिनोलॉजी का दिक्कत होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सेल वॉल, जो कहने का मतलब मान लिया कि कोई सेल है, ठीक है, ये सेल इस टाइप से सेल है, तो सेल का ये जो आउटर पार्ट होता है यही सेल वॉल होता है, सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होते हैं इसके ये बाद में प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद साइटोसोल होता है, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये साइटोसोल है, ये प्रोटोप्लास्ट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। देखिए सेल वॉल हो गया, ये जो पार्ट है ये वाला, ये प्रोटोप्लास्ट हो गया, इसके नीचे वाला ये प्लाज्मा झिल्ली, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहता है, ये इनर वाला पार्ट, ये चीज हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसका मेन होता है फंक्शन, इसका फंक्शन को आप देखिए। सबसे पहले कोशिका भित्ति, देखिए सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन है, देखिए जब बाहरी परत है तो ये सबसे बाहरी परत है, ये पादप में मुख्यतः, ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट बन जाता है, पादप में मुख्यतः क्या, पादप में सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, पादप में सेलुलोज का बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सेलुलोज का बना होता है, इसका फंक्शन क्या होगा, तो पहला तो हो गया कि ये सपोर्ट प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देता है, ठीक, यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दूसरा है कि बाहर से किसी भी प्रकार का जो मतलब कि बाधाएं आती है उसको ये कम करता है, रोकता है, बाहरी बाधाओं से सुरक्षा। ये देखिएगा, ये मैं पढ़ा रहा हूं, सेल वॉल किसमें होता है, प्लांट में होता है, नॉट एनिमल, ध्यान रहे, बाहरी बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। आप थोड़ा नोट करते चलिएगा या फिर एक बार इसको समझ लीजिएगा, बाहरी बाधाओं से सुरक्षा करता है। तो कोशिका भित्ति का इतना ही काम होता है। एक और फंक्शन होता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का, ये जो होता है ना परमिएबल होता है। देखिए परमिएबल का अर्थ है कि ये पदार्थ को बाहर अंदर आने के लिए, सभी पदार्थों को बाहर अंदर आने के लिए, सूक्ष्म जो होते हैं, सभी नहीं मतलब जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जो बाहर अंदर आ जा सकते हैं, उसके लिए ये उसको रास्ता देता है। परमिएबल मतलब कि पदार्थ अंदर बाहर जा सकता है, यही इसका मेन फंक्शन है। इस फंक्शन को ध्यान रखिए, कोशिका भित्ति, ठीक है, ये पहला मेरा हो गया कोशिका भित्ति। अब आगे चलते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस होता है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ये सिर्फ पादप में पाया जाता है, ओनली फॉर प्लांट, ठीक है, यहाँ हम लिख दिए थे। अब आते हैं जो मेन चीज है वही पढ़ना है, बाकी सबके बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहते हैं, देखिए ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये इसका मुख्य काम होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये बहुत सारे जो जल प्रोटीन के सूक्ष्म कणों को मतलब सिलेक्टेड कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को अंदर बाहर जाने देता है। कहां से, सेल से, साइटोसोल से, ठीक है, अंदर और बाहर जाने देता है।
दूसरा ये है कि जो ये बना होता है लिपिड, प्रोटीन, लिपिड का बना होता है, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो हम देख लिए प्लाज्मा झिल्ली जो होते हैं ये प्लांट रेंज में दोनों में पाए जाते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का अंदर बाहर जाने के लिए ये मतलब कि काम करता है, देता है, मतलब कि जगह देता है, और ये मुख्यतः ये लिपिड, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके देखिए बढ़ने से पहले हम एक चीज और समझा देना चाहते हैं कि जैसे सेल का डिवीजन किया जाता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पहले हम न्यूक्लियस को ले लेते हैं, नाभिक, केंद्रक जिसको कहते हैं, नाभिक या केंद्रक या न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस केंद्र में होता है, यानी कि इसको केंद्रक भी कहते हैं। ये मास्टर ऑफ द सेल होता है, यानी कि कंट्रोल, मतलब कि कंट्रोल सेंटर जिसको कहते हैं, इसको मास्टर ऑफ द न्यूक्लियस भी कहा जाता है। क्योंकि जितना भी सेल में जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह होंगे इस सब का कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा, यानी कि नाभिक करेगा, ठीक है। देखिए ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन मतलब दो झिल्ली होता है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, इसलिए डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन एक चीज हम यहीं पे क्लियर कर लेना चाहते हैं कि सेल प्लांट हो या एनिमल सेल हो, जिसमें डबल मेम्ब्रेन अगर ऑर्गेनल पूछा जाए, मतलब कि सेल का अंग पूछा जाए, तो इसमें न्यूक्लियस पहला डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया होगा और तीसरा क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इसके अंदर। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, यही जो डीएनए होता है अनुवांशिकी का वाहक होता है। किस रूप में होता है? ये जो डीएनए है, ये देख रहे हैं, क्रोमैटिन जाल के रूप में इसमें रहता है, क्रोमैटिन जाल। ये क्रोमैटिन जाल ऐसे तो जब सिंपल माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाता है तो न्यूक्लियस में एकदम मतलब कि जाल के आकार का एक आकृति पाया जाता है, जिसे क्रोमैटिन जाल कहा जाता है। बाद में यही क्रोमोजोम कहलाता है, ये कंडेंस्ड होके अलग अलग होता है तो क्रोमोजोम कहलाता है। क्रोमोजोम, चूंकि हम जानते हैं कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है और यही अनुवांशिकी का वाहक होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये जाता है, ठीक है। तो इसके इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं, इसी के अंदर एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, मतलब कि केंद्रिका। देखिए केंद्रिका का मेन फंक्शन क्या है? केंद्रिका इसको लिखते चलिएगा, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। देखिए केंद्रक के अंदर एक छोटा सा, मतलब ये देखिए पिंड का गोलाकार होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। इसका मुख्य काम होता है, जब सेल जब डिवाइड करता है, मतलब डिवीजन ऑफ सेल के विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय कुछ ये काम करता है, मतलब कि कोशिका विभाजन के समय इसका उपयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए का, कहाँ पे? न्यूक्लियो केंद्रिका के अंदर में होता है, ठीक है। ये मुख्य फंक्शन हो गया। तो केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गया, उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली एक हो गया। अब आते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, अंतःद्रव्य जालिका, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो जो न्यूक्लियस होता है इसके आउटर मेम्ब्रेन से निकलता है और इसी से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे का निर्माण होता है, ठीक है।
अब इसमें जब ये दो तरह का होता है, इसको एक को RER कहा जाता है और दूसरे को ACR कहा जाता है। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ और ये स्मूथ। देखिए ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मुख्यतः एक चपटे थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, चपटा थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे थैलीनुमा चपटे स्ट्रक्चर से बना होता है। अब इसका मेन फंक्शंस क्या है, अगर पूरे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखा जाए तो ये सेल को, मतलब ये सेल के कोशिका के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसको व्यवस्थित करता है, सेल के अंगों को सही जगह पे व्यवस्थित करता है। ठीक है, ये पूरे मतलब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देख रहे हैं, एक में के चारों तरफ ये फैला हुआ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सट गया है, जाके जुड़ गया है, और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम जितने भी हैं सबको एक जगह व्यवस्थित करता है। अब देखिए कब ये RER कहलाता है, जब राइबोसोम इस पे आता है, राइबोसोम। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम आ जाता है या राइबोसोम चिपक जाता है, देखिए यहाँ पे ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे अगर राइबोसोम आ गया, कहने का मतलब जब ये ऐसे टाइप का रेटिकुलम है इस पे अगर राइबोसोम आ जाता है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस, ये एकदम इंपॉर्टेंट VVIMP है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करता है कौन, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब स्मूथ ER का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जब ऐसे 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 स्ट्रक्चर आएगा, इस पे कोई अगर राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये मुख्यतः इसका मेन फंक्शन है लिपिड का सिंथेसिस का संश्लेषण। देखिए हिंदी इंग्लिश में घबराइएगा मत, आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा, लिपिड का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रफ प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो हम इसका आंसर होगा रफ इंडोप्लाज्मिक खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्राद जालिका पे होता है। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। देखिए मुख्य चीजें हैं जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। अगर साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से आना ही आना है आपको। सेल से अगर क्वेश्चन पूछा तो इन चीजों को एक बार देखिए ढंग से समझ जाइएगा, तो ये फिगर भी आपको आसान लगने लगेगा। चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आराम से बनेगा। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। ठीक है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये इसका क्रिस्टी हो गया, क्रिस्टी। इसमें ऐसे 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 ये F1 पार्टिकल हो गया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। बाकी इसमें मैट्रिक्स, ये DNA, राइबोसोम्स वगैरह, RNA वगैरह सब टाइप के राइबोसोम्स, मैट्रिक्स इसको कहते हैं, मैट्रिक्स। ये DNA है। इसमें DNA जो होता है वो सर्कुलर होता है, प्रोकार्योटिक टाइप का DNA होता है। राइबोसोम भी प्रोकार्योटिक टाइप का होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, पहले फंक्शन देखते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ तो बता दिए आपको डबल मेम्ब्रेन होता है। इसका सिर्फ हम कार्य देखते हैं, चूंकि क्वेश्चन कार्य से ही पूछता है। कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, जब हम लोग पोषण यानी कि भोजन लेते हैं तो भोजन हमारे अंदर जाता है, तो भोजन से डायरेक्ट हम लोग को एनर्जी नहीं है कि भोजन गया और सीधे एनर्जी मिल गया। एक बहुत बड़े केमिकल प्रोसेस से गुजरता है, भोजन जलता है, भोजन का भोजन टूटता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने के बाद एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी को ही एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। तो एटीपी का जो मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है वो यहीं पे होता है, मतलब ये जो F1 पार्टिकल है यहीं पे होता है।
तो एटीपी का निर्माण होता है, मैक्सिमम एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी एटीपी से हम लोग को एनर्जी मिलता है, यानी कि जीवों को एनर्जी मिलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पीओ, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। यानी कि सेल का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं बीपीएससी में, इसलिए ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी हम पोषण लेते हैं, जो भी भोजन करते हैं, उससे जो एनर्जी उनका प्रोडक्शन होता है वो मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण ही से ऊर्जा, और किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है एनर्जी। इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमको एटीपी के रूप में होती है, उसको एनर्जी, एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, मतलब कि कहाँ पे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों पाया जाता है, कौन से ऐसे जगह पे हैं? तो न्यूक्लियस तो हम लोग देख ही लिए कि न्यूक्लियस में डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। उसके अलावे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों जगह, और क्लोरोप्लास्ट, ये लवक, प्लास्टिड जिसको कहते हैं, ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं, यहाँ पे भी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआईएमपी है। इस सेल में न्यूक्लियस के अलावे और दो कौन से, चाहे एक कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, सेल का ऑर्गेनल्स हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इस बार यहीं से क्वेश्चन पूछा था, यही कि लवक में क्यों, मतलब कि सेल्फ जनरेशन का सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें वही ऑप्शन था कि डीएनए, केवल डीएनए पाया जाता है, केवल आरएनए पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। इस टाइप से ये क्वेश्चन यहीं से पूछा था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं लाइसोसोम। इसके बाद हम आते हैं, पहले लेते हैं गोल्जी बॉडी को, गोल्जी उपकरण, ठीक है। देखिए गोल्जी उपकरण क्या होता है। गोल्जी उपकरण, एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, जैसे हम सेल का खोज बताया कि सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है, इसका खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। रॉबर्ट ब्राउन, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता दे रहा हूं कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अब देखिए गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्या होता है ना, कि ये सेल में एक पैचेस के रूप में होता है, ठीक है। इस पैचेस को, मतलब कि पतला पतला ट्यूब के आकार का नली होता है, उसी टाइप का, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ट्यूब के आकार पर, और एक दूसरे के बीच में ये ऐसा रहता है, ट्यूब आकार के स्ट्रक्चर होते हैं। इसी को सिस्टर्नी भी कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। देखिए ये गोल्जी, इसका खोज सर्वप्रथम कैमिलियो गोल्जी ने किया। कैमिलियो गोल्जी, इसीलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। देखिए इसका मुख्य कार्य जो होता है ना, ये बहुत सारे पदार्थों का निर्माण करता है। उसके परिवहन में ये पदार्थों के निर्माण, विनिर्माण, पदार्थों का निर्माण एवं परिवहन में सहायक होता है। परिवहन में सहायक होता है। मेनली काम इसका ये है कि बहुत सारे पदार्थ होते हैं उसका निर्माण करता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये सहायक होता है। इसीलिए इसको ट्रैफिक मैन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। ट्रैफिक मैन ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये चीज याद रखना है, किसने खोज किया? कैमिलियो गोल्जी ने। ये एक ट्यूब लाइक पैसेज होते हैं जिसको क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। पदार्थों का निर्माण एवं परिवहन में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। पदार्थों के निर्माण एवं परिवहन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसी कारण इसको ट्रैफिक मैन ऑफ सेल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं लाइसोसोम। ये सब सिंगल मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम,
देखिए लाइसोसोम का सर्वप्रथम खोज डी डूफे ने किया। डी डूफे ने किया। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें एंजाइम भरे होते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं एसिडिक होते हैं। इसका मेन फंक्शन है ना कि ये दो तरह का डाइजेशन करता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये मुख्यतः मैक्रो सेलुलर सब्सटेंस होते हैं। मतलब ये बड़े बड़े जो मतलब कि पदार्थ होते हैं उसका ये डाइजेशन करता है। दूसरा पहला काम ये हो गया। दूसरा काम होता है कि अगर किसी सेल में, मान लीजिए कोई सेल है, उसमें अगर कोई प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो ये क्या होता है कि यहाँ से टूट जाता है और अपने अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं, राइबोन्यूक्लियोज वगैरह इस टाइप के, डीऑक्सीराइबोज राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें। ये मतलब अपना झिल्ली को फाड़ के पूरे सेल में बिखेर देता है और खुद भी मर जाता है और पूरे सेल को मार देता है। तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यानी कि सेल का मतलब कि मृत सेलों का, मृत कोशिकाओं का भक्षण करता है ये, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो इतना चीजें आप ध्यान रखिए कि लाइसोसोम का खोज सर्वप्रथम डी डूफे ने किया। ये इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये क्या करता है कि जो माइक्रो और सेलुलर सब्सटेंस होते हैं, बड़े बड़े जो सब्सटेंस होते हैं, उसका डाइजेशन करता है। अगर किसी सेल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ जाता है या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर सेल मृत हो जाते हैं या फिर सेल की चोट लगा या फिर सेल वहां पे डेड होने लगते हैं, तो ये क्या करता है कि उसमें रप्चर हो जाता है और पूरे सेल को ये फैगोसाइटोसिस कर देता है, खत्म कर देता है और खुद भी मर जाता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। इतना ही आपको पूछेगा। तो इसमें क्वेश्चन ये, अगर ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछेगा तो जो पूछेगा कि लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखिए। इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं। लाइसोसोम हो गया, अब आते हैं राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम होता है ना, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक सॉलिड। ये मुख्यतः प्रोटीन सिंथेसिस में इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, एक पिंड के आकार का स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन नहीं होते हैं इसमें, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं राइबोसोम। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। देखिए रिक्तिकाएं क्या होती है ना, रिक्तिकाएं दो प्रकार की, प्लांट में और एनिमल में। प्लांट में वन एंड लार्ज, कहने का मतलब कि प्लांट में एक ही वैक्यूल्स होते हैं जो एक होते हैं और काफी बड़े होते हैं। और एनिमल में क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं, मेनी स्मॉल। ठीक है, मेनी और स्मॉल होते हैं। देखिए वैक्यूल्स का मेन काम क्या होता है ना, वैक्यूल्स जो होते हैं इसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, जल का संचयन करता है ये, और टर्जिडिटी मेंटेन करता है। टर्जिडिटी तथा कड़ापन। देखिए ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट में अगर मान लीजिए सेल है तो प्लांट में बहुत सारे वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल में प्लांट में एक ही वैक्यूल्स होते हैं लेकिन बड़े होते हैं। ठीक है, ये दो मतलब यहाँ पे लिख दिए हैं, प्लांट में वन और लार्ज
और इसमें मेनी स्मॉल होते हैं। इसका मेन जो काम होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई सेल है तो सेल को शेप देने में, एक शेप देने में भी काम करता है, सही शेप देने में, प्लांट में अच्छे शेप देने में काम करता है, चाहे एनिमल में शेप देने में काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है, जल का संचयन यानी कि जल का संचयन करता है, रिजर्व करता है। उसके बाद टर्जिडिटी, कोई भी सेल होता है तो एक उसको प्रॉपर टर्जिडिटी यानी कड़ापन होना चाहिए तब यूज करें, तो फिर कोलैप्स कर जाएगा। तो ये वैक्यूल जो है उस कोलैप्स होने से उसको बचाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य है कि आपको ऐसे बता देना ताकि आपको साइटोलॉजी से किसी तरह का कोई क्वेश्चन, मतलब सेल से किसी तरह का कोई क्वेश्चन ना छूटे। अब कोशिका द्रव, इसके बारे में कुछ जानना नहीं, इसके बारे में यहीं पे आप समझ लीजिए। कोशिका द्रव जो होता है, ये अगर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स को निकाल दें, ये जो आप विस्कस फ्लूइड देख रहे हैं, इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक, खनिज लवण, जितने भी सारे चीज होते हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बाहर में ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होता है। तो यही इसी को मतलब इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक, खनिज लवण इत्यादि पाए जाते हैं, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह है इसी में पाए जाते हैं। इसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब देखिए लास्ट जो प्लांट में पाया जाता है, लवक। लवक, इसको प्लास्टिड भी कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। डबल मतलब 2 झिल्ली होता है, आउटर झिल्ली और इनर झिल्ली। मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। ये है प्लास्टिड। ये इसको बाद में जब हम मतलब इसको थैलेपॉइड कहते हैं, इसको स्ट्रोमा कहते हैं, इसी सब में बहुत सारे फोटोसिंथेसिस वगैरह की प्रक्रिया इसी में होता है। अब लवक जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये मुख्यतः प्लांट में पाए जाते हैं, प्लांट में, एनिमल में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इसको याद रखिएगा, और ल्यूकोप्लास्ट। और इसमें देखिए और क्या पाया जाता है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको और बना ही देते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। इसमें इस टाइप से डीएनए पाया जाता है, आरएनए वगैरह पाया जाता है। उसके बाद छोटा छोटा आरएनए, उसके बाद इसी में क्वांटा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको क्वांटासोम कहते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए होता है ये सर्कुलर होता है, राइबोसोम होता है, 70s टाइप होता है। तो देखिए यही से क्वेश्चन पूछा था कि प्लास्टिड में ऐसा, मतलब कि प्लास्टिड में रिजनरेशन पावर यानी कि स्वतः जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, ऐसा क्या इसमें पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, उसका प्रोटीन्स, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए, आरएनए, और इनमें से कोई नहीं, जो बीपीएससी का अपना क्वेश्चन है। तो बस ये इनमें दोनों पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। यही क्वेश्चन आपको आया हुआ था। यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट मतलब कि यही क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये किस कलर का होता है? हरा कलर का होता है। देखिए यही क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है, लवक में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, ये हरा कलर का होता है। यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और यहीं से पदार्थ कोई भी जो प्लांट होते हैं अपना भोजन का निर्माण करता है। ठीक, क्लियर हो गया ना? क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिक का 3 भाग होता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट के आधार पे 3 भाग में बांटा जाता है इसको, जिसमें हरा कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पे ही प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पदार्थ जो होते हैं भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट मतलब हरा को छोड़ के और जितने भी रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, कलर होता है इसमें, जिसमें कलर पाया जाता है। जैसे कहने का मतलब किसमें पाया जाएगा कलर?
तो कलर जितने भी हैं आपकी पत्तियां, फूल और फल, इन सब में जो भी कलर पाए जाते हैं सब इसी के क्रोमोप्लास्ट होने के कारण ही पाए जाते हैं। मतलब इसमें कुछ पिगमेंट वगैरह पाए जाते हैं। देखिए कौन सा पिगमेंट एग्जांपल है पिगमेंट का, अगर लाइकोपीन देख लिया जाए, लाइकोपीन किसमें, टमाटर में, ठीक है। कैरोटीन, ये सब याद रखिएगा, कैरोटीन किसमें, गाजर में। और एक और मुख्य इंपॉर्टेंट है बीटा, चुकंदर में बीटा नहीं, इस टाइप का कुछ है बीटा, ये चुकंदर में। उसके बाद एक और है जैंथोसाइनिन, जैंथोसाइनिन जो सेब वगैरह नारंगी, ये पीला कलर का होता है, पीला कलर का। कभी कभी आप देखते हो कि जो पत्तियां हो जाती है पीला कलर की हो जाती है, उसमें जैंथोसाइनिन का मात्रा हो जाता है। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये मेनली कलरलेस होता है, कलरलेस, इसमें किसी प्रकार का कोई कलर वगैरह नहीं पाया जाता है। यह मुख्यतः, इसका मुख्य काम है स्टोरेज, स्टोरेज यानी कि भंडारण इसका काम है। ये मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन तथा लिपिड, ये तीनों का भंडारण करता है, यानी कि स्टोरेज करता है। करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख लिए लवक जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह, राइबोसोम्स वगैरह सब पाया जाता है। ये मुख्यतः प्लांट में पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट के आधार पे इसको, पिगमेंट के आधार पे इसको तीन भागों में बांटा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसमें हरा कलर का पिगमेंट पाया जाता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो क्लोरोफिल होता है। अच्छा एक चीज और लिखिए, क्लोरोफिल के सेंटर में क्या चीज होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल के सिंथेसिस में किस आयन का जरूरत पड़ता है, मैग्नीशियम +2 का जरूरत पड़ता है। ये क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे भोजन का निर्माण होता है। दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलरफुल होता है, यानी कलर होते हैं इसमें। कलर किसके कारण होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे लाइकोपिन नामक पिगमेंट से टमाटर जो लाल रंग कलर का होता है, कैरोटीन नामक पिगमेंट से गाजर का कलर होता है, विटामिन नामक पिगमेंट से चुकंदर का जो कलर होता है, और जैंथोसाइनिन नामक एक पिगमेंट होता है जिसका कलर पीला होता है, जो भी फूल पत्तियां पीला दिखाई देती है जैंथोसाइनिन के कारण दिखाई देती है। तीसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट, इसमें कोई कलर नहीं होते, यानी कलरलेस होते हैं। तो ये मुख्यतः कहां पाया जाएगा कलरलेस, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता हो, यानी कि रूट और अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि जड़ तथा जो वैसे स्टेम जो अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब कि ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर वाले तना, लिख लीजिएगा, वाले तना। उदाहरण के तौर पे कौन सा है, जड़ तो सब हो ही जाएगा, तना में क्या आ जाएगा, पोटैटो वगैरह खाते हैं वही आ जाएगा, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं होता है, स्टोरेज होता है, उसमें स्टार्च का स्टोरेज होता है, समझ गए ना। दूसरी टाइप से ये हो गया स्टोरेज। तो इसमें देखिएगा जो स्टार्च का स्टोरेज करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है और लिपिड का स्टोरेज करता है, इसलिए ये इसका काम मेन भंडारण का होता है इस तरह। अच्छा एक और सेंट्रियोल्स बाकी है, सेंट्रोसोम बाकी है, जो एनिमल में पाया जाता है। यहाँ पे हम लिखे हैं सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, इसके आगे हम पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। ये मुख्यतः जब माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण में, माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण में योगदान देता है। मेन काम यही है, ठीक है।
ये जब सेल जब डिवाइड करता है तो अनेक प्रकार के माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनाते हैं, तो वहीं पे सेंट्रोसोम का काम होता है, ये मुख्य फंक्शन है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि एक ही तरह के हम प्लांट सेल को एक लिए, जिसमें से कोशिका भित्ति, लवक और प्रोटोप्लास्ट इत्यादि को अगर अलग कर दिया जाए तो एक एनिमल सेल बन जाता है, और दोनों सेल का कंपैरिजन करके हमने स्टडी किया। इस तरह से आपका जो सेल है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम हो सकता है पोषण या विटामिन वगैरह आपको लोग को बताएं। जो बायो से जो क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होता है वही सब आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और इस वीडियो को ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।